दोस्तों यकीन मानिए मैंने आज तक 100 से ज़्यादा इंसिडेंट्स कवर किए होंगे जो कि आप ही जैसे सब्सक्राइबर्स हमसे शेयर करते हैं। लेकिन जो आज का ये इंसिडेंट है, जब इसको पढ़ते पढ़ते मैं एंड तक पहुंचा तो मेरे खुद के ही होश उड़ गए थे। मैंने आज तक ऐसा कभी भी कुछ नहीं सुना था। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आप भी एंड तक देखते हैं तो आपको भी यही फील होने वाला है। आपने ऐसा कुछ भी आज तक अक्रॉस द यूट्यूब देखा ही नहीं होगा। ये इंसिडेंट है उत्तराखंड का। आप इमेजिन कीजिए, आपकी फैमिली के अराउंड ही आपका कोई पड़ोसी रहता है। ऐसा कभी भी ना हो, मैं नहीं चाहता ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो, लेकिन वो इंसान आप पे या फिर आपकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक कर रहा हो। आपको पता भी हो कि यही इंसान है करने वाला, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ भी ना कर पाए। ऐसा रियलिटी में होता है। आजकल शायद ना भी हो, लेकिन ये इंसिडेंट थोड़ा पुराना है और जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके अपने सजेशंस देना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस के बारे में वो भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदलें तो हम वो भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हिमांशु नाम के एक इंसान ने। हिमांशु की उम्र अभी 40 साल है, लेकिन जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, या फिर ये कहें कि उनकी फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उस समय उनकी उम्र 12 से 13 साल की ही थी। हिमांशु ने बताया इस इंसिडेंट के दौरान, जो कि 1997 में उनकी फैमिली के साथ हुआ, इस समय उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके माता पिता और उनकी दादी रह रहे थे। उनकी दादी का नाम था विद्या। हिमांशु ने बताया वो एक विलेज के रहने वाले थे। उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी और उनका जो विलेज था उसमें बहुत दूर दूर तक भी सिर्फ 7 से 8 फैमिलीज ही रहती थी, लेकिन सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। एक जो औरत थी जिसका नाम था शीला, उसके आसपास लोग जाने से डरते थे। असल में उसका एक रीज़न था। लोगों का मानना था कि ये जो शीला है ये एक लिविंग डायन है। हालांकि बहुत सारे लोग उसको, मैक्सिमम लोग इनफैक्ट गांव में उसको शीला दादी करके ही कहते थे। वो अपने घर में रहने वाली अकेली औरत थी, और वो अकेली क्यों थी ये भी मैं आपको बताने ही वाला हूँ। खैर, ज़्यादातर लोग शीला के आसपास, उसके घर के आसपास जाने से डरते थे। जब वो बाहर भी घूमती थी, ऐसा बहुत कम होता था वैसे कि शीला अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जब भी वो बाहर घूमती थी बहुत कम लोग थे जो उसके आसपास जाते थे। जो जाते थे वो बहुत खुश होकर उससे बात करते थे। मतलब कि एक सिंपल सी बात है, शीला को सब पता था कि सब जानते हैं वो ब्लैक मैजिक करती है, और वो करती भी थी, लेकिन उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें क्लेम की शीला के बारे में। उन्होंने बताया कि शीला को उन्होंने रात को कभी कभार अपने गांव की सड़कों पे, अपने आसपास के जंगल में घूमते हुए देखा, कुछ अजीबोगरीब सी विधियाँ करते हुए देखा। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि उन्होंने शीला को अपने घर के बाहर घूमते हुए देखा, वो भी अपने घर के चक्कर लगा रही थी, और वो भी बिना कपड़ों के। मतलब कि वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो शीला के आसपास भी जा पाए। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने हमेशा आपको ये भी बताया है कि जो भी इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएँ सीखना या फिर भूत प्रेतों की पूजा करना, इस तरह की चीज़ों में जो भी लोग इंडल्ज हो जाते हैं, उनकी फैमिली में बाकी लोग नहीं रहे थे। शीला की भी एक समय पे एक बहुत सुंदर मैरिड लाइफ थी। उनके पति थे, 2 उनके बेटे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन सबकी मौत हो गई। और रीज़न लोगों ने यही बताया कि ब्लैक मैजिक था। जिस तरह की क्रियाएं वो करती थी, या फिर ये माना जाता है कि जो लोग भी इस तरह की क्रियाएं करते हैं, जैसे शीला अपने घर में, ये माना जाता था कि शैतान को पूजती है। तो ये जो शैतान होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, ये उस इंसान के आसपास किसी भी और इंसान को नहीं रहने देती, सो दैट उस इंसान का फोकस कहीं बटे ना, वो किसी और को अटेंशन ना दे, और सारा का सारा अपना ध्यान इसी शैतानी शक्ति पे ही लगाए, सो दैट वो सिर्फ उसकी ही पूजा करता रहे। शीला के साथ भी यही हुआ था। उसके 2 बेटे जिनकी शादी भी नहीं हुई थी वो भी इस दुनिया से चले गए थे, और उसका पति भी इस दुनिया से चला गया था। उसके बाद से वो अकेली ही रह रही थी। बहुत कम होता था वो अपने घर से बाहर भी निकले। इसके अलावा कुछ और भी बातें थी शीला में। हिमांशु ने बताया कि इस दौरान गांव में ये भी बहुत अफवाह थी कि कभी कभार अगर शीला का मूड खराब हो जाए, मतलब किसी भी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए,
तो गांव में बहुत अजीबोगरीब हरकतें होती थी। गांव में कोई भी इंसान उस ड्यूरिंग खुश हो ही नहीं पाता था। किसी पे कोई भूत प्रेत हावी हो जाता था या तो किसी को कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती थी जो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करती, और उसी वजह से वो इंसान भी परेशान हो जाता था। यही सब कुछ काफ़ी टाइम तक चलता रहा। हिमांशु ने बताया ज़्यादातर लोग डिस्टेंस ही बना के रखते थे शीला से, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। और किस्मत इसलिए ख़राब थी क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो शीला की ज़मीन से लगती थी, और शीला और विद्या जो कि हिमांशु की दादी थी, उनकी जब शादी हुई, क्योंकि दोनों की उम्र ऑलमोस्ट सेम ही थी, दोनों 70+ ही थी, जब शादी करके दोनों इस गांव में आई थी तो उस समय इन दोनों की दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी। बहुत समय ये एक दूसरे के साथ ही बिताती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शीला इस सब में इंडल्ज होने लग पड़ी, ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएं ये सीखने लग पड़ी, तभी से विद्या ने उससे डिस्टेंस बना लिया था। और तभी से शीला को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी कि जो भी विद्या ने उसके साथ किया वो अच्छा नहीं था, उसको अपना बिहेवियर वैसे ही रखना चाहिए था। इसी सब के चलते वो किसी न किसी तरह से विद्या से शायद बदला लेना चाहती थी। और इसी के चलते हिमांशु ने यह भी बताया कि धीरे धीरे जो शीला थी वो उनका जो लैंड था, उनकी जो जगह थी, उसके घर के साथ ही लगती थी, उसको ऑक्यूपाई कर रही थी धीरे धीरे। मतलब कि किसी न किसी रीज़न से विद्या या फिर उनकी फैमिली में से कोई भी उनसे बहस करे और उनको एक रीज़न मिल जाए इस तरह की क्रिया करने के लिए उनकी फैमिली पे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग तंत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो लोग नेगेटिव एंटिटीज़ को किसी पे भेजते हैं, उनको भी कोई रीज़न चाहिए होता है। बिना मतलब के वो भी किसी पे ये तंत्र क्रियाएं नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं इन चीज़ों के। खैर, अब यही जो रीज़न था, इसी तरह का कोई रीज़न शीला ढूंढ रही थी। इसी के चलते वो धीरे धीरे उनका बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी। पहले तो वो बहुत टाइम चुप थे, मतलब विद्या और उसकी फैमिली काफ़ी टाइम चुप थे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो विद्या ने लड़ाई कर ली शीला से, और शायद वो इसी वक्त का वेट कर रही थी। यहीं से विद्या के साथ, जो हिमांशु की दादी थी, उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लग पड़ी। हिमांशु ने बताया अगले ही दिन, मतलब अगली ही सुबह, उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा अपने आंगन में। विद्या जो कि सबसे पहले अपने घर में उठ जाती थी, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड, उन्होंने सुबह उठते ही अपने घर के आंगन में कुछ बहुत भयानक देखा। उन्होंने देखा उनके घर के आंगन में एक टोकरी रखी हुई थी, उसके अंदर एक लाल कपड़ा था, सिंदूर था, नींबू, मिर्च और एक मुर्गे का कटा हुआ सर था। देखने में क्लियरली लग रहा था ये कुछ और नहीं है बल्कि तंत्र क्रिया की गई है कोई, और उन्हीं की फैमिली पे की गई है, उन्हीं के घर पे की गई है। इस चीज़ के बाद से बहुत हल्ला मच जाता है यहाँ पे। विद्या गालियाँ देना शुरू कर देती है और शीला वहीं पे खड़ी खड़ी सुन रही थी, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं वो जानती भी थी कि ये सब कुछ उसी ने किया है। विद्या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, जैसे उसके साथ कुछ अचानक से हो गया है। थोड़ी देर बाद फैमिली उनको बहुत मुश्किल से होश में लेके आते हैं, जिसके बाद वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से मदद मांगते हैं कि चलो साथ में चलो, शीला से बात करने चलते हैं या फिर इसको इस गांव से निकाल देते हैं। लेकिन गांव में से कोई भी इंसान जाने के लिए रेडी नहीं था। ऐसा माना भी जाता है कि जब तक किसी इंसान पे खुद से नहीं बीतती है, वो किसी भी दूसरे इंसान का साथ नहीं देता तब तक। और शायद ऐसा ही इस गांव में भी था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शीला का डर बहुत सारे लोगों के दिल में बैठा हुआ था। उनको लगता था अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है उन पे भी कोई ना कोई क्रिया कर दी जाए। इसी के चलते गांव वाले उनका साथ नहीं दे पाते हैं। खैर, जिसके बाद वो पुलिस में भी कंप्लेंट करते हैं। हिमांशु ने बताया कि वो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन कुछ चीज़ें वो खुद भी जानते हैं। उनको पता है कि पुलिस ने उस टाइम पे इस मैटर को बहुत सीरियसली नहीं लिया। उस टाइम पे शायद इन चीज़ों को सीरियसली लिया भी नहीं जाता था। हिमांशु ने हालांकि ये बताया कि पुलिस आई भी थी उस टाइम पे, दोनों ही पार्टीज के साथ, मतलब दोनों फैमिलीज के साथ बातचीत उन्होंने की। शीला ने उनके चेहरे पे ही, उनके मुंह पे ही इनफैक्ट मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उस टाइम पे ना कोई सीसीटीवी होता था और ना ही इस तरह का कोई प्रूफ था, जिसके चलते पुलिस इस बात को कंफर्म कर लेती। तो उन्होंने भी इस बात को हवा में ही उड़ा दिया। जिसके बाद उन्होंने बोला कि वो इंक्वायरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, जाते जाते वो फिर भी शीला को एक वार्निंग देके गए थे। जिसके बाद हिमांशु ने बताया ये रात उनकी निकल गई। अगली सुबह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनके घर के बाहर। उनको ऐसा लगता है कि पुलिस ने जो वार्निंग दी थी शायद वो काम कर रही है, शायद अब शीला ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तक वो गलत थी। अगली सुबह वो जैसे ही उठते हैं, फिर से विद्या देखती है कि उनके आंगन में मुर्गे का कटा हुआ सर पड़ा था और साथ ही सिंदूर पड़ा हुआ था। क्लियर इंडिकेशन थी कि उन पे ब्लैक मैजिक अभी भी हो रहा है। ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन उनको अपने आंगन में गेट के पास कुछ ना कुछ ऐसा दिखता ही था जो कि किसी न किसी तरह से सस्पिशियस था। क्लियरली लगता था कि उन पे कोई तंत्र क्रिया की जा रही है। वो हमेशा गालियाँ निकालते थे शीला को, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकते थे। वो खुद तंत्र क्रियाएं नहीं जानते थे, जिसके चलते वो इस सब का बदला ले सके या फिर अपने पे आने वाले संकट को रोक सके।
इसी के चलते उन्होंने आसपास के तांत्रिक बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया। जो जो विधियां वो बताते थे वो सब करते थे, लेकिन किसी भी तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं रहा था। मतलब जिस तरह से विद्या की तबीयत खराब हो रही थी वो क्लियर दिख रहा था कि उन पे कोई ना कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। कुछ चीज़ें थी जो कि उनमें अजीब हो गई थी। ऐसा था मतलब कि वो कभी कभार बातें करते करते ही भूल जाते थे वो बात किस बारे में कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाना। इनफैक्ट उस समय गांव में बहुत सारे फैमिलीज थी जिनके घर पे टीवी नहीं हुआ करता था। उस समय रामायण और महाभारत बहुत आते थे, तो गांव के ज़्यादातर लोग हिमांशु के घर पे ही आते थे टीवी देखने, क्योंकि उनके घर पे टीवी था। और जब भी ये रामायण या फिर महाभारत लगती थी तो अक्सर जो हिमांशु की दादी हैं विद्या, वो उठ के भाग जाया करती थी। कभी कभार वो अचानक से पोजेस भी हो जाया करती थी। कभी कभार उन पे कोई चीज़ हावी हो जाती थी। बहकी बहकी वो बातें करती थी या फिर वहाँ से भाग जाती थी। इनफैक्ट कभी कभार तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग टीवी देखने आए होते थे उनको वो मारना पीटना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया था कि या तो विद्या भूत प्रेत से पोजेस्ड है बुरी तरह से, या तो फिर वो धीरे धीरे बुढ़ापे में अपना आपा खो रही है। बहुत कम लोग थे जो शीला की तरह अब विद्या की तरफ भी जाते थे। ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। विद्या यानी कि हिमांशु की फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसी तरह से उन्होंने कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई भी नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं भी सोल्यूशन नहीं हो रहा था। हर इंसान उनको कुछ ना कुछ बताता था, वो अपने घर पे आके करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। इनफैक्ट गाँव वालों ने ये भी क्लेम किया था कि कभी कभार जब वो शीला के घर के आसपास से गुजरते थे उनको एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती थी, बहुत मोटी सी आवाज़, जो कि बहुत अजीब होती थी। कुछ लोगों ने दरवाजे से देखने की कोशिश की तो उनको घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट गांव के लोगों ने कभी कभार शीला के घर के बाहर पहरा दिया पूरी रात भर, सो दैट वो देख सके कि कौन इंसान है जो यहाँ से बाहर जाता है, लेकिन इस तरह का कोई भी इंसान नहीं था। अगली सुबह भी या फिर उसके बाद भी कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता था। मोस्ट प्रोबेबली ये वही चीज़ थी जिसकी शीला पूजा किया करती थी, और शायद वो फिजिकली उसके सामने अपेयर भी हुआ करता था। अब यही चीज़ें विद्या की तरफ भी ट्रांसफ़र हो रही थी। हिमांशु ने बताया कि उस समय उसकी दादी ये क्लेम करती थी कि इस बुढ़ापे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई मेल एंटिटी है, कोई मेल इस तरह की पावर है जो कि विद्या के साथ रात को आके उसके बेड पे सोती है। एक बूढ़ी औरत के साथ कोई एंटिटी रात को सोना इमेजिन भी नहीं होता, लेकिन इतनी भयानक चीज़ें भी उनके साथ हो रही थी। हिमांशु और उसकी फैमिली सारी कोशिश कर रहे थे, हर तरह के मंदिर में जाके पूजा करना, हर तरह के बाबा तांत्रिक के पास जाना, लेकिन सोल्यूशन कहीं भी नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने यह भी क्लेम किया कि जो शीला थी उसको किसी भी गांव के इंसान ने कभी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हुए नहीं देखा। ये चीज़ें बहुत वियर्ड थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाती थी कि शीला का नेचर कैसा था, वो किन चीज़ों को पूजती थी और किन चीज़ों को नहीं पूजती थी। इसके बाद भी ये सब कुछ बंद नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से हिमांशु ने बताया जब उसकी दादी ने बहुत सफ़र कर लिया था, कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ बंद हो जाता है। दादी की तबीयत यानी कि विद्या की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग पड़ती है। सबको लगता है शायद सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर शीला जो कर रही थी उसका मन भर गया है। अब जितना वो चाहती थी उतना परेशान उसने विद्या को कर लिया है, और अब शायद वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन शायद ये उनका वहम था। विद्या भी अपनी सेंसेस में आ चुकी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं, वो अलग सोचती थी। उसको पता था कि ये सब कुछ शांत नहीं हुआ है, बस एक तूफान से पहले की शांति है। कुछ दिन बीतते हैं, विद्या ठीक रहती है, उनके घर पे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से एक रात आती है जब विद्या अपने बेटे को बुलाती है, यानी कि हिमांशु के पिता को बुलाती है, और कहती हैं कि आसपास के गांव के जितने भी मर्द हैं, तुम्हारी एज के, तुम्हारे नोन, तुम्हारे दोस्त, उनको अपने साथ अपने घर पे ले आओ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, शीला को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन आखिरकार ऐसा उस रात था क्या? खैर, इसके बाद हिमांशु के पिता जाते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा विद्या ने उनको करने के लिए कहा था, जिसके बाद आके वो उनकी बात सुनना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे विद्या उनको कुछ बताती है। विद्या बताती है कि तुम सारे के सारे लोग घर की सारी लाइट्स ऑफ रखना और नज़र बनाए रखना बाहर की तरफ। मैं जानती हूँ आज की रात शीला कुछ ना कुछ भयानक ज़रूर करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि वही रात क्यों? कैसे विद्या को पता था कि इस रात शीला कुछ करेगी? असल में वो रात थी अमावस्या की रात। ऐसा माना जाता है कि जो अमावस्या की रात होती है उस रात को बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ये जो नेगेटिव पावर्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस रात को, और अगर आप किसी भी इंसान पे तांत्रिक क्रिया करना चाहें तो इसी रात वो तांत्रिक क्रिया की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात को अपने कपड़े, चप्पल, जूते या फिर घर का कोई भी सामान बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग आप पे तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते हैं, जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं,
वो आपकी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अब सबको समझ आ गया था कि क्यों विद्या ने इन सबको बुलाया था। सब लोग रात को वैसा ही करते हैं। सबने प्लान किया था रात भर जागने का। सब रात को देखते रहते हैं, लेकिन देखते देखते 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 12:30 बजते हैं, 1 बजता है, कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद थोड़ी सी हरकत होने लगती है। अचानक से जो भी मर्द इनके घर के अंदर थे, उनको दिखता है कि सामने से रास्ते से विद्या के घर की तरफ एक औरत आ रही थी। उसके सर पे एक मटका था। इस मटके में से धुआं निकल रहा था और दूसरे हाथ में उसने एक दिया पकड़ा हुआ था और चलते ही चलते वो हिमांशु के घर की तरफ ही आ रही थी। जैसे ही वो उनके आंगन में पहुंचती है, दिए में क्लियरली दिखाई देता है उसका चेहरा। औरत कोई और नहीं थी बल्कि शीला ही थी। जैसा विद्या ने बताया था वैसा ही होता है। वो शायद कोई तो तांत्रिक क्रिया थी जो करने वहां पे पहुंची थी। और इसी के बाद गांव के सारे ये मर्द जो उनके घर पे इकट्ठे हुए थे, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं। लेकिन लाइट ऑन होते ही कुछ बहुत भयानक होता है। वो देखते हैं कि जहाँ पे शीला खड़ी थी, अचानक से वहाँ पे अजीब सा धुआं उठता है और शीला एकदम गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान वहाँ पे नहीं था, किसी तरह की परछाई थी जो कि एकदम से गायब हो गई। सबने उसको देखा था। अब अगर एक इंसान ने देखा होता तो हो सकता उसका वहम होता, लेकिन सबने देखा था और सबके सामने वो अचानक से गायब हो गई थी। खैर, गांव वाले अब मदद करने के लिए मान जाते हैं विद्या और उसकी फैमिली की। तभी के तभी रात को ही ये जो भी मर्द इकट्ठे हुए थे, इन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे और शीला के घर जाके उसको निकाल देंगे बाहर गांव से। वैसा ही वो करते हैं। सब इकट्ठे होते हैं, शीला के घर की तरफ जाते हैं। जैसे वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं अंधेरा था, लाइट्स वगैरह सब ऑफ थी। उनको लग रहा था कि शायद वो भाग के फटाफट से अपने घर के अंदर आके सो गई है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, अंदर से ना कोई आवाज़ आती है, ना ही दरवाज़ा खुलता है। और अब जिस सस्पेंस की मैं बात कर रहा था, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, वही आपको पता चलने वाला है। हिमांशु ने बताया कि वहाँ पहुँच के लोग दरवाज़ा खटखटाना शुरू करते हैं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना कोई दरवाज़ा खोल रहा था। लेकिन ये जो लोग थे, ये बहुत सीरियस थे कि जो भी चीज़ें हैं वो मजाक नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है, एक बहुत भयानक रियलिटी। जिसके चलते जब थोड़ी देर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो लोग ज़बरदस्ती इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। तोड़ के जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, शीला अपने बेड पे लेट रही थी। उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसके शरीर को छुआ, पता चला कि उसकी जान जा चुकी है। वो जिंदा नहीं है बल्कि मर चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़े ही टाइम में कुछ बुजुर्ग मर्द जो वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने बताया कि शीला को मरे हुए लगभग 1 दिन हो गया है। उसका शरीर अकड़ गया था, बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी। सोचने वाली बात यह है कि शीला अगर एक रात पहले मर चुकी थी तो रात को वहाँ पे आया कौन था, जो कि विद्या के घर के बाहर था, कुछ विधियां करने आया था। यही वो सवाल है जो हिमांशु ने बताया कि उनके गांव में आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। कोई नहीं जानता आखिरकार वो चीज़ क्या थी। क्या वो कोई ऐसी एंटिटी थी जिनकी पूजा शीला किया करती थी, वो उसी का रूप लेके आई थी। इनफैक्ट गांव में इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने एक ही समय पे शीला को अलग अलग 2 जगहों पे देखा था। कभी कभार लोगों ने इसको अपना वहम समझ लिया, लेकिन इसके बाद लोगों ने रिलेट करना शुरू किया कि शायद वो भी उनका वहम नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, बहुत भयानक सच्चाई थी। जिन चीज़ों को वो पूछती थी, शायद वो भी उसी के रूप लेके बाहर घूमते थे आसपास, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के लोगों के बीच में बैठती थी जाके। खैर, इसके बाद हिमांशु ने बताया कि उनके गाँव के लोगों ने शीला का अंतिम संस्कार किया, उसको जलाया और उसके बाद उन्होंने उसके सामान के साथ ही उसका घर भी जला दिया। जिसके बाद से ये चीज़ें हुई तो नहीं, लेकिन यू नेवर नो, कोई इस तरह की एंटिटी वहाँ पे तभी भी घूमती रही हो, काफ़ी साल घूमती रही हो, लेकिन कोई मीडियम ना मिल पाया, जिस वजह से उसको छुटकारा मिल गया। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान होता जो शीला की इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता, तो शायद ये चीज़ें आज भी वहाँ पे हो रही होती। हिमांशु ने बताया अब उनकी उम्र 40 साल हो गई है। वो एक सिटी में शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन गाँव भी आते जाते रहते हैं। अब चीज़ें इस तरह की नहीं हैं जिस तरह की आज से लगभग 27-28 साल पहले थी। सो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो आज तक मैंने भी कहीं नहीं सुना। एक ऐसी अजीब सी कहानी जो सुनने में ये भी लगता है कि शायद एक कहानी हो सकती है, शायद इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर दिमाग में ये भी आता है कि क्यों आखिरकार कोई इंसान एक कहानी बनाएगा अपने घर पे बैठे बैठे, वो भी मेरे लिए। कुछ तो सच्चाई इसमें ज़रूर होगी। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जैसा आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी क्लेम करते हैं कि ये स्टोरी कहीं और भी सुनी है या फिर रियल नहीं है, तो इस चीज़ की गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो देख सकें या फिर उसकी स्टोरी उठा सकें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके मेल से, मैसेजेस से हमारे अभी भी मैसेज बॉक्स भरे पड़े हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हम देख भी नहीं पाते। हमें क्या ज़रूरत है किसी दूसरे इंसान की वीडियो देखने की। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक आई ऑलवेज से, अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो मैं चाहता नहीं, लेकिन अगर आपके रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।